Hello everyone, welcome to the Records of History. So today is day 4 and today we're gonna discuss about the long answer type question which is important from the upcoming 12th board examination 2023-24. Question number 1. Explain the teachings of महात्मा बुद्ध. महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उनको आपको एक्सप्लेन करना है और इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मैक्स टू मैक्स 8 पॉइंट्स लिख के आने हैं. इससे ज़्यादा या इससे कम आप नहीं लिखेंगे. सो पॉइंट नंबर 1, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. जो वर्ल्ड है वो ट्रांजिएंट है और कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लगातार चेंज करता जा रहा है अपने आप को. इट इज़ ऑल्सो सोललेस एज देर इज नथिंग परमानेंट और एटर्नल इन इट. और महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो क्या है, सोललेस है, मतलब बिना आत्मा के है, जैसा कि यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है. थर्ड पॉइंट, विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड सॉरो इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस. और इसी सब की वजह से जो है यही सब क्या है, दुख का कारण है. It is by following the middle path between severe penance and self-indulgence that human being can rise above these worldly troubles. और बुद्धिज्म का पाथ लेकर ही आप इन सब वर्ल्डली ट्रबल से क्या हो सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, इन द अर्ली फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्टेड वॉज इररेलेवेंट. अर्ली फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में जो है आइडल वर्शिप को इतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था. पॉइंट नंबर 6, बुद्धा रिगार्डेड द सोशल वर्ल्ड एज अ क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस रादर देन डिवाइन ओरिजिन. और बुद्धिज्म जो है क्या बिलीव रखता है कि जो सोशल वर्ल्ड है वो ह्यूमंस का क्रिएशन है रादर देन डिवाइन ओरिजिन. पॉइंट नंबर 7, ही एडवाइज्ड किंग्स एंड गहपतीज टू बी ह्यूमेन एंड एथिकल. किंग्स को और गृहपतिस को बुद्धिज्म एडवाइस करता है कि दे शुड बी ह्यूमेन एंड एथिकल. पॉइंट नंबर 8, ही एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी एंड राइटियस एक्शंस एज अ मीन टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ. और बुद्धिज्म क्या बोलता है कि हमें क्या है, राइटियस एक्शंस करने चाहिए जिससे कि हम ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ है उससे क्या कर सकें, अपने आप को एस्केप कर सकें. पॉइंट नंबर 9, अटेन सेल्फ रियलाइजेशन. एंड पॉइंट नंबर 10 इज बुद्धिज्म एम्फसाइजेस निब्बाना. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू विल रीड ऑन योर ओन सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म इन एंशिएंट इंडिया. पुरानिक हिंदुइज्म की क्या ग्रोथ थी एंशिएंट इंडिया में, अब इसके बारे में पढ़ेंगे. पॉइंट नंबर 1, Puranic Hinduism in ancient India included Vaishnavism. Vishnu was worshipped as a principal deity. पुरानिक हिंदुइज्म के टाइम पर एंशियंट इंडिया में वैष्णविज्म जो है फॉलो किया जाता था. वैष्णविज्म का क्या मतलब है कि जो विष्णु भगवान थे उनको एज अ प्रिंसिपल डेटी जो है वर्शिप किया जाता था. नेक्स्ट, शैविज्म, अ ट्रेडिशन within which Shiva was regarded as the chief god. और शैविज्म जो ट्रेडिशन था, जो रिलीजन था उस टाइम, इस ट्रेडिशन के अंदर शिव जी को क्या माना जाता था, एज अ चीफ गॉड माना जाता था. देयर वॉज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्किंग ऑफ अ चूजन डेटी. द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वॉज विजुअलाइज्ड एज वन ऑफ द लव ऑफ एंड डिवोशन और भक्ति. भक्त और भगवान के बीच में जो है क्या दिखाया जा रहा है, एक लव का और डिवोशन का जो है एक बॉन्ड दिखाया जा रहा है. फिफ्थ पॉइंट, इन द केस ऑफ वैष्णविज्म कर्स डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार्स और इनकारनेशंस ऑफ डेटी. वैष्णविज्म के केस में हमें भगवान के काफी सारे अवतार, जिन्हें हम इंग्लिश में इनकारनेशंस बोलते हैं, हमें वो भी देखने को मिले हैं. 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन. 10 अवतार हमें जो है देखने को मिले हैं. These were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world whenever it was threatened by disorder and destruction,
बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ एविल फोर्सेस। और ये जो अवतार लिए गए हैं, जो 10 अवतार लिए गए हैं, इसका क्या बिलीव है कि भगवान जो है जब भी इस अर्थ पर कोई भी डिसऑर्डर होता है या फिर डिस्ट्रक्शन होता है ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ इविल फोर्सेस, तो भगवान क्या है उसमें अर्थ के ऊपर अपने अलग अलग रूपों में उनने क्या लिए हैं, अवतार लिए हैं और हमारे इस धरती को क्या है, सेव किया है। पॉइंट नंबर 8, इट इज लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। पॉइंट नंबर 9, recognizing each of these local deities as a form of Vishnu was one way of creating a more unified religious tradition. Point number 10, some of these forms were represented in sculptures as were other in deities. कुछ फॉर्म्स जो है हमें स्कल्पचर्स में देखने को मिलती हैं और कुछ जो है डेटीज में देखने को मिलती हैं। Shiva, for instance, was symbolized by the linga, although he was occasionally represented in human form 2. शिव जी को एक लिंगा के फॉर्म में भी जो है दिखाया गया है और कभी कभार ह्यूमन फॉर्म में भी दिखाया गया है। रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यू विल रीड ऑन योर ओन। रॉक कट टेम्पल्स भी मिले हैं हमें कैलाशनाथ में, ओके। और जो उस टाइम पे टेम्पल्स हुआ करते थे उनमें और क्या क्या था, द अर्ली टेम्पल विद गर्भगृह, शिखर, स्कल्पचर्स, असेंबली हॉल्स, ह्यूज वॉल्स, गेटवेज, अरेंजमेंट्स फॉर द सप्लाइंग, ये सारे जो फीचर्स हैं हमें क्या है, टेम्पल्स आर्किटेक्चर में देखने को मिलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रिविलेजेस दैट द जमींदार्स गॉट इन द मुगल रूलर सोसाइटी। वो क्या थे सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस जो कि जमींदार्स को मिलते थे मुगल रूलर सोसाइटी के अंदर। पॉइंट नंबर 1, जमींदार्स इन द मुगल rural society were landed proprietors. They enjoyed certain social and economic privileges. His status was very high due to their caste. Zamindars were very powerful in the countryside. Zamindars held extensive personal loans, milkiyat, and were cultivated for the private use of zamindars with the help of hired labor. जमींदार्स के पास क्या थी, एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स भी होती थी जिन्हें क्या बोला जाता था, मिल्कियात बोला जाता था। और ये जो लैंड थी ये अपने प्राइवेट यूज के लिए कल्टीवेट करते थे विद द हेल्प ऑफ हायर्ड लेबर। द जमींदार्स कुड सेल और डोनेट दीज लैंड्स एट विल। दे ऑल्सो परफॉर्म सर्टेन सर्विसेज फॉर द स्टेट एज कलेक्टिंग द रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। और जमींदार्स की क्या सर्विसेज होती थी कि वो जो है रेवेन्यू भी कलेक्ट करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट। दे हैड कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज ऑल्सो। दे एक्ट फोर्ट्रेसेस एज वेल एज आर्म्ड कॉन्टिंजेंट कंप्राइजिंग यूनिट्स ऑफ कैवलरी, आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री। नेक्स्ट, जमींदारी वॉज ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय एन इंपीरियल ऑर्डर। Zamindari also consolidated by different methods as colonization of agricultural land and by transferring rights. So this is all about the social and economic privileges that the Zamindars got in the Mughal rural society. Rest of the points you will read at your own. Next question. The rural society of the Mughal India was controlled by the Panchayat within the help of village headmen. Explain the statement. The village panchayat of Mughal India was an assembly of elders. The panchayat was usually a heterogeneous body. The panchayat represented various castes but not the menial agricultural communities in the villages, so it is called an oligarchy. The panchayat was headed by a headman known as मुकद्दम and मंडल. This is important. पंचायत का जो headman होता था उसको क्या बोला जाता था, मुकद्दम and मंडल. The headman was chosen through the consensus of the village elders and that this choice had to be ratified by the जमींदार. और ये जो headman जो है इलेक्ट किया जाता था, ये कौन इलेक्ट करता था, विलेज के एल्डर्स, और बाद में उसे रैटिफाइड करता था कौन, जमींदार. Headmen held offices as long as they enjoyed the confidence of the village elders. तो मतलब जब तक विलेज एल्डर्स को वो खुश करके रखेगा तब तक जो है हेडमैन बना रहेगा. The panchayat derived its funds
from the contributions made by the individuals to a common financial pool. The Panchayat also made arrangements against the natural calamities like floods, famine, droughts, etc. So this is all about the rural society of the Mughal India was controlled by the Panchayat with the help of village headmen. Next question. Analyze the strength and limitation of the following sources to reconstruct the political career of Mahatma Gandhi. Writing and speeches. Writing and speeches of Mahatma Gandhi and his contemporaries include both his associates and his political adversaries. Within these writings, we need to distinguish between those that were meant for the public and those that were not. Speeches allow us to hear public voice of an individual, while private letter give us a glimpse of his/her private thought. जो speeches थी महात्मा गांधी जी की, उससे हमें उस टाइम के लोगों के बारे में पता चलता है, और जो उनके प्राइवेट लेटर्स मिले हैं उससे हमें उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में या उनके जो प्राइवेट थॉट्स थे उनके बारे में पता चलता है. महात्मा गांधी रेगुलरली पब्लिश्ड इन हिज जर्नल हरिजन letters that other wrote to him. Nehru added a collection of letters written to him during the national movement and published a bunch of old letters. Autobiographies. Gandhi autobiography which he had titled My Experiments with Truth. So this is the autobiography of Gandhiji. Autobiography gives us account of the past that is often rich in human detail, that a retrospective account written very often from memory. Next, government records. Government records for the colonial rulers kept close tabs of those they regarded as critical of the government. The fortnightly reports for the period of Salt March, you will notice that the Home Department was unwillingly to accept the Mahatma Gandhi action had evoked any enthusiastic response from the masses. The march was seen as a drama and antic, a desperate effort to mobilize people who were unwilling to rise against the British and were busy their daily schedules and happy under the Raj. Newspaper. Contemporary newspaper published in English as well as in the different Indian languages which tracked Mahatma Gandhi's movement and reported on his activities also represented what ordinary Indians thought of him. Newspaper was published by people who had their own political opinions and the world views. These ideas shaped what was public and the way events were reported. The account that were published in a London newspaper would be different from the report in an Indian national paper. So this is all about for today. Tomorrow we will do again the multiple choice question for the upcoming 12th board examination. Thank you for watching. Keep practicing. Keep learning.